सूरजमुखी की खेती करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को सूरजमुखी उन्नत किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए इसकी खेती, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यांशु शेखर। गर्मा फसल में ऐसे किसान जिनका खेत विभिन्न फसलों का ले लेने के बाद अगर उनका 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में अगर खेत उनका खाली हो जाता है तो उनके पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं अन्य फसलों के लिए। तो ऐसे में जैसे किसान कोई आलू की खेती किया है वो खेत खाली उनका हो जाता है, सरसों किया है उनका खेत खाली हो जाता है, या विभिन्न सब्जियों की जो खेती की है, तो ऐसे में सूरजमुखी की खेती, गर्मा सूरजमुखी की खेती एक अच्छा विकल्प है। और इसके लिए भूमि के चुनाव में हमें पुनः यह ध्यान रखना है कि जल निकासी की व्यवस्था खेत में अच्छी हो, तो ऐसे खेतों में हम सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। सूरजमुखी को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतली, दोमट से काली मिट्टी में उगाया जा सकता है। उपजाऊ और जल निकास वाली मिट्टी में उगाने पर अच्छी पैदावार मिलती है। खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें और खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर लें, जिससे कि नमी सुरक्षित बनी रह सके। जहाँ तक उन्नत प्रभेदों की बात करें तो इसमें हाइब्रिड और कंपोजिट दोनों वेराइटी हैं। तो हाइब्रिड में ज्वालामुखी हो गया, KBSH1 है, KBSH44 है, MSFH1, MSFH8 और 17 है, जिसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें विभिन्न प्राइवेट कंपनीज के भी बीज उपलब्ध हैं। जहाँ तक कंपोजिट की बात करते हैं तो मोरेडन, पैराडेविक या DRSF 108 ये ऐसे प्रभेद हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 14 से लेकर 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। जहाँ तक बीज दर की बात करें तो जो हमारे हाइब्रिड प्रभेद हैं या संकर प्रभेद हैं वो 5 kg प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग किए जाते हैं, और जो हमारे कंपोजिट या संकुल प्रभेद हैं वो 8 kg प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग में आते हैं। संस्थानों के बीज हैं वो सामान्यतः उपचारित बीज होते हैं, परंतु फिर भी किसानों को सलाह दिया जाता है कि बुआई से पहले बीजों का उपचार कर लें। इसमें 16 घंटे पानी में भिगाने के बाद 5-6 घंटे छाया में हम इनके बीजों को सुखा लेते हैं और फिर 2 ग्राम प्रति kg के दर से थीरम या कैप्टॉन से इसे उपचारित कर लेते हैं, जिससे कि पौधों में रोग की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की जुताई के समय मिला दें। इसके बाद यूरिया 125 किलो, DAP 130 किलो, MOP 70 और सल्फेक्स लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। उर्वरकों में यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 2 बार प्रयोग करें। जहाँ तक पौधों से पौधों की दूरी हम कहते हैं या स्पेसिंग की बात करते हैं तो 60 से लेके 60 × 30 सेंटीमीटर पे हाइब्रिड सीड को लगाना चाहिए, जबकि कंपोजिट को 45 से 20 सेंटीमीटर 45 × 20 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में हमें लगाना है। जहाँ तक हम बीज की गहराई की बात करते हैं तो 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई में हमें इसे लगाना है। जहाँ तक शुरुआत में 40 से 50 दिनों तक खेत में हमें खरपतवार नाशी का ध्यान रखना होता है। तो जब हमारे पास 2 विकल्प हैं कि एक जब हम इसकी बुआई करते हैं तो बुआई के 24 से 36 घंटे के अंदर में जो हमारा पेंडीमेथिलीन हर्बिसाइड है उसका प्रयोग कर देने पे सामान्यतः 1 महीने तक कोई खरपतवार आता नहीं है। 30 या 40 दिनों के गैप में हमें इसकी नमी को सिर्फ देखते रहना होता है, और यह जो सिंचाई की संभावना जो है वह भूमि में नमी की उपलब्धता के हिसाब से गर्मा के मौसम में 3 से 5 सिंचाई देने की हमें जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कंपोस्ट बनाने का एक नया विकसित तरीका नाडेप विधि है, जिसे महाराष्ट्र के कृषक नारायण राव पांडरी पांडे ने विकसित किया है। इससे निर्मित खाद में फसलों के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसे काफी आसानी से किसान अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि और इसके लाभों के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन से। कृषक भाइयों, आज हम जानेंगे कि नाडेप विधि से आपकी कंपोस्ट या खाद कैसे तैयार की जाती है। तो सर्वप्रथम अगर हमें नाडेप कंपोस्ट बनानी है तो हमें एक टांका बनाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम टैंक भी बोलते हैं। और इस टैंक को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी कि इसका आकार क्या होना चाहिए। ईंटों की सहायता से पक्का नाडेप बनाया जाता है, जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6 बाय 7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। और इसमें जो आपकी जो दीवारें बनेंगी, इसकी जो उनकी चौड़ाई होनी चाहिए दीवारों की, वो 9 इंच तक हम रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो कि इस टांके के बनाने में लगेंगी। तो टांके के बनाने के लिए जो सामग्री की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, फिर बालू की ज़रूरत होगी और सीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये पक्का बनाना होता है। टांका बनाते हुए कुछ मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आप टांका बना रहे हैं तो इसमें छिद्र छोड़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो छिद्र हमें छोड़ने होते हैं वो हमें 1.5 फीट की दूरी पर छोड़ने हैं। और जब छिद्र छोड़ने की जो श्रृंखला होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर पहले जो आपकी रो है उसके 2 छिद्रों के बीच में दूसरी श्रृंखला के मध्य में उसको पड़ना चाहिए, और इसी तरह से दूसरी पंक्ति के जो 2 छिद्र के बीच में तीसरी पंक्ति की छिद्र उसमें आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किन किन सामग्री की हमें ज़रूरत होगी इसमें भरने के लिए, कौन कौन सी परतें हमारी उसमें डलेंगी। तो हमें जो चाहिए होगा एक टांके के लिए, जो मैंने अभी आपको आकार बताया, उसमें हमें आपका 1500 किलो आपका चाहिए कचरा, जो कि सूखा कचरा हो सकता है, जो आपके अभी जैसे खरीफ की फसल कटी है तो उसका जो अवशेष बचा है वो ले सकते हैं, तो 1500 किलो वो होना चाहिए। फिर आपका 1750 केजी आपकी छनी हुई मिट्टी, जो बारीक मिट्टी है, वो हमें लेनी चाहिए। 100 किलो हमें इसमें चाहिए आपका गोबर और 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ 3 किलो रॉक फॉस्फेट, आधा किलो आपका राइजोबियम कल्चर वाली खाद, फिर आपका आधा किलो हमें एजोडोबैक्टर, और जो पीएसबी जिसे फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमें 1.5 kg की आवश्यकता होती है। भराई से पहले टांके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर 50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टांके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए, तब दूसरी भराई करके टांके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नाडेप टांके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। फिर आप इसको 10 दिन के अंतराल पर इसको निरीक्षण करिए। 10 दिन के अंतराल पर निरीक्षण पर जब आप पाते हैं कि इन पर कहीं दरारें पड़ रही हैं, तो जब दरारें पड़ी है तो फिर से इसमें आपका जो गोबर और पानी का घोल है वो इसमें हमें डाल देना चाहिए और फिर इसको चिनाई कर देनी चाहिए।
धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो इसकी ऊंचाई है जो हम 9 इंच तक आपका भर दें, जैसे जैसे अपघटन होता रहेगा, डिकम्पोजिशन होता रहेगा, वो नीचे चली जाएगी। तो जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो फिर से आप वैसे ही सामग्री और वैसी ही सतह से इसको दोबारा भर सकते हैं। तो ये जो आपकी नाडेप विधि से जो कंपोस्ट है ये 100 से 120 दिन में रेडी हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि एक टंके से आपको कितनी खाद इसमें उपलब्ध हो पाती है, तो 100 से 120 दिन में एक टंके से आप 25 से 30 क्विंटल खाद रेडी कर सकते हैं। तो एक वर्ष में अगर हम इसे यूज़ करते हैं टाके को, तो 100 क्विंटल के करीब आपकी खाद इससे हम ले सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस विधि से तैयार की गई खाद 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 1.2 से 1.4% पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। अब फसलों में अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो जैसे जो सामान्य फसल है आपकी, जैसे अगर हम तिलहन है या दलहन है या अनाज वाली जो फसलें हैं, इसमें हमें 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से हमें ये कंपोस्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर आपकी कोई सब्जी वाली फसल है तो इसे हमें 3 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। और अगर हमारे कोई फलदार आपके वृक्ष हैं तो प्रति पौधा हमें आपकी 15 से 30 किलो ये जो नाडेप विधि से बनाई हुई कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि हम कम गोबर में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खाद बना सकते हैं। और अगर हम इस तरह से बनाई हुई आपकी खाद इस्तेमाल करते हैं तो 1/3 जो आपका फर्टिलाइज़र या उर्वरक का सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाता है। और अगर लगातार हम इसे 5 वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं तो हम टोटल जिसे 100% ऑर्गेनिक या जैविक खेती बोलते हैं उसको अपना सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मसाला फसलों में धनिया भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसकी खुशबू और स्वाद के कारण इसे सब्जी में मसालों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। यही नहीं, ताजा धनिया की पत्तियां लगभग हर सब्जी में पकने के बाद डाली जाती हैं और जिन किसानों ने धनिया की बुआई दाना उत्पादन के लिए की है, उनको इस सर्द और बदलते मौसम में फसल की विशेष देखरेख करने की जरूरत है। तो किसान अपने स्तर पर इस समय फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को अपनाएं जिससे अधिक बीजोत्पादन मिले, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। और आज जो है हम धनिये में जो बीज उत्पादन प्रोग्राम होता है, हम कैसे बीज को अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम समसामयिक के रूप में जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनिये का जो फसल है बीज उत्पादन के लिए ठंडी के मौसम में उगाई जाती है और शुरुआती दिनों में जो है पौधे की बढ़वार के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो होता है ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। परंतु जब हम बीज उत्पादन के लिए काम करते हैं तो फरवरी और मार्च का महीना जो होता है, जब पुष्प और दाने बनते हैं, उस समय जो होता है मौसम जो होता है शुष्क होना चाहिए और थोड़ा तापमान अधिक होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। इसके अलावा जो होता है जो पुष्प और दाने बनने के समय जो होते हैं क्लाउडी वेदर नहीं होना चाहिए, कोहरे नहीं पड़ने चाहिए, पाला नहीं गिरना चाहिए। इसके कारण जो होता है कीट और बीमारियां का प्रकोप जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसके कारण जो होता है हमारे बीज उत्पादन में जो है कमी आ जाती है।
किसान भाइयों, धनिया की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को पाले के प्रकोप से बचाना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ सिंचाई प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप कैसे करें इन जरूरी कार्यों को, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और वर्तमान समय में जो है, जैसा कि किसानों के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि पाले की समस्या बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। तो हम पाले से नियंत्रण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो होता है, शाम के समय या रात्रि में जो है मेड़ पर जो है हम पैरे, निर्वई या भूसे को जलाएं। इसके अलावा जो होता है, हर 10 दिनों में 15 दिनों में जो हम हल्की सिंचाई जो है जरूर करें। इसके अलावा घुलनशील सल्फर जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हम छिड़काव करें। अगर संभव हो तो सल्फर डस्ट जो होता है 30 मेस का जो आता है MM की सीव से, उसको छान कर जो है 10 kg जो है प्रति एकड़ की दर से हमें छिड़काव करना होता है। या थायो यूरिया जो होता है उसके आधा kg मात्रा को जो है 1000 लीटर पानी में घोलकर जो है हम 5 एकड़ भूमि में सिंचाई करके जो है अपनी फसल को जो है हम पाले से बचा सकते हैं। अब जो है हम सिंचाई के बारे में आपको बताना चाहेंगे। किसान मित्रों, जो धनिया की फसल होती है, निश्चित रूप से जो सिंचाई होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी धनिया की फसल किस जलवायु में उगाई गई है, वहाँ की भूमि किस प्रकार की है, हल्की भूमि है या भारी भूमि है, धनिया की किस्म कैसी है, कम अवधि की है या अधिक अवधि की है। तो सामान्यतः जो होता है, अगर धनिया की फसल जो होती है भारी भूमि में अगर उगाई जाती है तो 3 से 4 जो है हमें सिंचाई करनी होती है, और अगर हल्की भूमि में उगाई गई है तो 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इस सिंचाई को हम इस तरीके से जान सकते हैं कि पहली सिंचाई जो है हम 30 दिनों में करें, उसके बाद 60 दिनों में करें, फिर 80 दिनों में करें, और फिर 100 दिनों में अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, धनिया की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण जानते हैं। अब हम किसान मित्रों जो है कीट और बीमारियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो हमारे क्षेत्र में जो है अभी कृषकों के द्वारा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, तो धनिये में जो मुख्य रूप से जो है एफिड कीट जो होता है, माहू जो होता है, जिसको हम रस चूसक कीट भी बोलते हैं, ये बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। इस कीट में आप देखेंगे कि जो निम्फ और प्रौढ़ कीट होते हैं, है ना, वो जो होती हैं पत्तियां जो होती है, पुष्प होते हैं, और जो फली होती है उसके रस को चूसते रहते हैं। और मुख्य रूप से पुष्प कलिका पे इसका प्रभाव तेजी से होता है। क्या होता है, जब पुष्प जो होते पूरी तरीके से खुल नहीं पाते हैं, इसके अलावा दाने जो है पूरे भर नहीं पाते हैं, और आप देखेंगे कि पुष्प कलिका पे इतना ज़्यादा इनका अटैक होता है कि उसमें हनी ड्यू जो होता है सिक्रीशन होता है, जिसके कारण दूसरे अन्य जो हानिकारक कवक होते हैं उस पर बढ़वार कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और इसके कारण जो है उत्पादकता में निश्चित रूप से कमी के लिए जो है किसान मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास जो है जैविक अगर संभव है तो जैसे नीम का तेल होता है 2% की दर से हमें छिड़काव करना होता है, या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है उसका 5% की दर से छिड़काव करना होता है, या अगर घर में संभव हो तो जैविक चीज़ें जैसे निम्हास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्नि अस्त्र हो गया, तो इनकी जो होती 2 लीटर जो है 100 लीटर पानी में घोलकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो कम लागत में हम निश्चित रूप से अधिक लाभ प्राप्त। और अगर हम रासायनिक कीटनाशकों की बात करें तो रासायनिक कीटनाशकों में जैसे कि इमिडाक्लोपिड आता है, अगर पानी में घोलकर हम छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बीमारियों के रूप में अगर मैं आपको बात करूं तो धनिया में जो है मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी धनिया की फसल में देखने में आती है पाउडरी मिल्ड्यू। यह बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि आपके खेतों में जो होगा पत्ती होंगी, पत्ती के डंठल होंगे, पुष्प होंगे, पुष्प कलिकाएँ होती, फल इस पे जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। यह निश्चित रूप से जो होता है जनवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस समय आपको जो है किसान मित्रों संभव हो तो घुलनशील सल्फर की जो होती 2 ग्राम मात्रा को जो है आप प्रति लीटर पानी में लेकर छिड़काव करें, या सल्फर डस्ट जो होता है 30 mm का जो सीव होता है उससे छानकर जो होता है 10 kg प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना है, या मिथाइल डाइनोकैप जो होता है फंजीसाइड जो होता है जिसकी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में 0.1% की दर से आपको छिड़काव करना है। और निश्चित रूप से अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को अगर किसान मित्र आपके द्वारा अपनाई जाती है तो हमें अधिक से अधिक बीज उत्पादन धनिया में प्राप्त होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अमृतपुर, जिला वैशाली के योगेश्वर तिवारी ने। आपने मसूर की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले नमस्कार किसान भाइयों। आज का जो ये हमारा कृषि अंक है, इसमें हम मसूर की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस रबी के मौसम में जो परिवर्तन हमको मौसम में देखने के लिए मिल रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं फसल में रोग और व्याधि की समस्याएं लगातार निरंतर किसानों के प्रक्षेत्र में हमें देखने को मिल रही है। जो मसूर की फसल है, इसमें मुख्य रूप से यदि हम देखें तो दो बीमारी जो फसल की उपज को प्रभावित करती हैं, उसमें मुख्य एक है तना का विगलन, और साथ ही साथ इसको उगटा भी हम एक बोलते हैं बीमारी जो आती है, जिसमें पौधा पूर्ण रूप से सूख के मरना प्रारंभ कर देता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, इसके रोग के लक्षण के बारे में हम बात करेंगे। इस रोग के लक्षण में आप जब भी किसान भाई अपने प्रक्षेत्र में जाते हैं, आप देखेंगे कि पौधा पत्तियां ऊपर की ओर हल्का सा पीला दिखना लगता है, पीलापन दिखाई देता है। तो जब आप उसको पत्तियों को निकालेंगे या पौधे को जड़ से पकड़ के निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो निचला भाग है, जड़ का भाग है, वो कहीं ना कहीं सूखना प्रारंभ कर दिया है, और उसकी जो निचली पत्तियां हैं उसमें पीलापन प्रारंभ पहले दिखाई देता है। उकटा रोग फ्यूजेरियम नामक फफूंद के कारण होता है। गर्म और नमी वाला वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर फसल में उकटा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में किसान सही प्रबंधन अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये इस फसल के प्रमुख रोग में से एक है। यह सामान्यतः मृदा तथा बीज जनित बीमारी है, जिसकी वजह से 10 से 12% तक पैदावार में कमी आती है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं, पौधा सूखना शुरू हो जाता है और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। वयस्क और अंकुरित पौधे कम उम्र में ही मर जाते हैं एवं भूमि की सतह वाले क्षेत्र में आंतरिक उत्तक भूरे या रंगहीन हो जाते हैं। यदि तने को लंबवत चीरा लगाएंगे तो तंबाकू के रंग की तरह धारी दिखाई पड़ती है। इसी के साथ में जो तना विगलन एक और समस्या हम देखते हैं, उसके लक्षण की जो पहचान है, उसके लिए किसान भाई आप देखेंगे जो भी पौधा आपका रोग ग्रसित है, उसके आसपास जड़ के क्षेत्र अर्थात पौधा जहाँ से भूमि से जुड़ा हुआ होता है, उस क्षेत्र के पास में हल्का सा सफ़ेद कलर का या सफ़ेद रंग का रुई के समान ग्रोथ फंगस का विकास विकास दिखाई देता है। तो ये जो लक्षण है सामान्य रूप से किसान भाई अपनी क्षेत्र पे यदि देखते हैं मसूर के, तो वो इस रोग के नियंत्रण हेतु दवा का उपयोग करना प्रारंभ कर दें। अब आइए हम बात करते हैं दवा रोग के प्रबंधन के बारे में। तो प्रबंधन के लिए सबसे पहले भाई किसान भाइयों को ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी वो किसान भाई बीज की बुआई करते हैं, तो बीजोपचार की प्रक्रिया किसान भाई अपने क्षेत्र में या अपनी कोई भी फसल है उसमें अपनाएं। मसूर के फसल के लिए हम जो है किसान भाइयों को जो रिकमेंड करते हैं, जिसको अनुशंसित करते हैं, वो दवा है कार्बेंडाजिम। इसकी 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से हम बीजोपचार के लिए किसान भाइयों को अनुशंसित करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। मानसून में खेत की नमी को संरक्षित करें। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। जब तापमान अधिक हो तब बुआई ना करें। अक्टूबर के दूसरे व तीसरे सप्ताह में बुआई करें। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाइजम 50 WP 0.2% घोल का पौधे के जड़ क्षेत्र में छिड़काव करें। क्योंकि अब तो ये फसल हमारी जो है प्रक्षेत्र में लग चुकी है और अब जो इसमें रोग दिखाई दे रहा है खड़ी फसल में, उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जैसे ही उनको रोग का लक्षण अपने प्रक्षेत्र में दिखाई देता है, तो वो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब के मिश्रण की एक दवा आती है।
इस दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर जल की में घोलकर इसका घोल बनाकर अपने प्रक्षेत्र के अनुसार जितनी उनको पानी की आवश्यकता है और दवा की आवश्यकता है उसका घोल बना ले। इस दवा का छिड़काव सुबह या शाम के समय करें ताकि जो रोग का नियंत्रण है वो प्रभावी रूप से अच्छे से हो सके। इसके साथ साथ अभी जो तना विगलन की हमने बात की उसके लिए भी किसान भाई इस दवा का जो मैंने अभी आपको बताई उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त टेबुकोनाजोल के नाम से एक फंजीसाइड है जिसको हम कवकनाशी बोलते हैं, इसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो रही मसूर के रोगों के